हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हाइपरकैलेमिया के बारे में। आज मैं आप लोगों से पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा हाइपरकैलेमिया क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाइपरकैलेमिया में ईसीजी कैसा रहेगा, ईसीजी चेंजेज क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ टू मैनेज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे बने रहिए, यकीन कीजिए आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया 3 वर्ड से मिलकर के बना है। हाइपर का मतलब होता है हाई, कैलियम का मतलब पोटाशियम, और इमिया का मतलब होता है ब्लड। हाई पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। अब देखते हैं कि कितने से ज़्यादा होगा तो हम लोग हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। जो नॉर्मल पोटेशियम का रेंज होता है ब्लड में वो होता है 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर, दोनों बात एक है, मिली मोल पर लीटर टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर। जब भी पोटेशियम का लेवल 5.5 से ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में 5.5 टू 5.9 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड हाइपरकैलेमिया, और 6 टू 6.4 को बोलते हैं मॉडरेट हाइपरकैलेमिया, और मोर देन 6.5 को बोलते हैं हम लोग सीवियर हाइपरकैलेमिया। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि जो पोटेशियम का रेगुलेशन है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कैसे होता है। अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे हम लोगों को कॉजेज, साइन सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो पोटेशियम होता है वो सेलुलर फंक्शन के लिए, स्पेशली कार्डियक और न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं आप लोगों से बताया कि जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये जो रेंज होता है क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये सेल के अंदर नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड में है, सेल के बाहर है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई 70 kg का पर्सन, ठीक है, वेट है जिसका, इन आइडियल कंडीशन में, तो उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा कितना लीटर होगा, 14 लीटर। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है, अगर मान लीजिए कि हम लोग 3.5 टू 5.5 में बहुत ही एक नैरो रेंज में हम लोग इसको मैनेज करते हैं। नैरो रेंज इसलिए क्योंकि 3.5 टू 5.5 के बीच में, ऐसा नहीं है कि 3 से लेकर के हम लोग 100 के बीच में मैनेज कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत ही एक नैरो रेंज है। अगर मान लीजिए कि 4.5 के बीच में अगर रह रहा है तो जो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम होगा वो कितना होगा, 60 मिली इक्विवेलेंट। वैसे ही जो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होगा वो कितना होगा, 28 लीटर। और फिर जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गया 140। तो अप्रॉक्स जो होता है 4000 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है।
कहाँ, इंट्रासेलुलर। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर में सिर्फ 60 मिली इक्विवेलेंट है और इंट्रासेलुलर जो पोटेशियम है 4000 मिली इक्विवेलेंट है। मतलब सेल के अंदर इतना ज़्यादा पोटेशियम होता है, मतलब ये बैग्स ऑफ पोटेशियम है। सेल इज़ द बैग ऑफ पोटेशियम। तो सबसे पहली बात ये हो गया कि सेल इज़ द बैग्स ऑफ पोटेशियम। नंबर 2, जितना भी हम लोग डाइटरी सोर्सेस के थ्रू पोटेशियम लेते हैं, जो भी पोटेशियम रिच डाइट होता है उससे हम लोग पोटेशियम लेते हैं, उसका जो 90% जो पोटेशियम होता है वो यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाता है, मतलब आउट कर दिया जाता है। और जो रिमेनिंग जो 10% होता है वो फीकल मैटर के थ्रू कहाँ चला जाता है, शरीर से बाहर चला जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए कि 90% बाहर चला गया यूरिन के थ्रू, 10% फीकल मैटर के थ्रू चला गया, तो ये जो सेल के अंदर है इतना ह्यूज अमाउंट में 4000 मिली इक्विवेलेंट, ये कैसे हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप। देखिए ऐसा होता है कि जिस रेट से पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है हमारे जीआईटी में जब हम लोग डाइटरी सोर्सेस लेते हैं, लेकिन उस रेट से जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है किडनी से नहीं होता है, मतलब कि स्लो होता है। इस वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली सोचिए आप, जब भी हम लोग डाइट लेते हैं तो डाइटरी सोर्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे अमाइनो एसिड्स हो, चाहे अदर न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर पोटेशियम है, तो ये हमारे ब्लड में आता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के आता है। ये क्या है, ब्लड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, इसमें आता है और उसके बाद ब्लड में आने के बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पेंक्रियाज में एक बीटा सेल्स होता है। ठीक है, बीटा सेल्स होता है जिनसे क्या रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और इंसुलिन ये हार्मोन क्या करता है कि जो भी एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है या फिर अमाइनो एसिड है या फिर अदर न्यूट्रिएंट है या फिर पोटेशियम है, इनको क्या करता है, सेल के अंदर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। अब कैसे शिफ्ट होता है हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम के बारे में। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक पंप होता है। क्या होता है, पंप होता है जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज पंप बोलते हैं। जब भी इंसुलिन रिलीज होता है तो ये सेल में जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इंसुलिन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब एक्टिवेट कर देता है तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है क्या करता है, एटीपी की हेल्प से, किसके, एटीपी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से क्या करता है, 3 सोडियम को, ठीक है, 3 सोडियम को क्या कर देता है, आउट कर देता है। और 2 पोटेशियम को, ठीक है, क्या करता है, इन करता है, अंदर लेता है। समझ में आ रहा है? जब भी डाइटरी सोर्सेज के थ्रू हम लोग डाइट लेते हैं तो उसमें से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या पोटेशियम, और ये एब्जॉर्ब हो करके हमारे ब्लड में आता है। और जो बीटा सेल्स है पेंक्रियाज की, वो क्या सेक्रेट करती है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और यहाँ तक कि पोटेशियम को भी क्या करता है, सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। जब भी इंसुलिन रिलीज होता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से
ये जो पंप होता है एटीपी एनर्जी की हेल्प से 3 सोडियम को बाहर 3 सोडियम को आउट कर देता है और पोटेशियम को क्या करने लगता है, अंदर करने लगता है, जिसके वजह से ट्रांजिएंटली, ठीक है, ट्रांजिएंटली, ठीक है, ट्रांजिएंटली, टेम्पोरली क्या कर देता है, पोटेशियम को, जितने भी पोटेशियम हैं उनको क्या करता है, सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। इस वजह से पोटेशियम का जो लेवल होता है इंट्रासेलुलर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ट्रांजिएंटली शिफ्ट हो जाता है। जब भी हाइपरकैलेमिया होता है, क्या होता है, हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, ये क्या कराता है, कार्डियक एरिदमिया, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और डेथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो जो सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियक एरिदमिया हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जिसके वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो मायोकार्डियल सेल्स होती है, ठीक है, मायोकार्डियल, जो हार्ट की जो सेल्स होती है, मायोकार्डियल जो सेल्स होती है आर सेंसिटिव टू एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम से ही सिर्फ मायोकार्डियल सेल्स क्या होती है, सेंसिटिव होती हैं, इंट्रा सेलुलर पोटेशियम की वजह से नहीं सेंसिटिव होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो पोटेशियम का रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में कैसे होता है। जितना भी डाइटरी सोर्सेज के थ्रू हम लोग पोटेशियम लेते हैं 90% वो क्या होता है, वो किडनी के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर चला जाता है, और जो 10% होता है वो फीकल मैटर के थ्रू क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जिस रेट से एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जीआईटी में पोटेशियम का, उस रेट से किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं करती है। इस वजह से ट्रांजिएंटली इंसुलिन के द्वारा जितने भी एब्जॉर्ब पोटेशियम है वो सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज, हाइपरकैलेमिया के क्या क्या कॉजेज हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है रीनल फेल्योर, ठीक है, रीनल फेल्योर या एक्यूट किडनी इंजरी। जो हमारी किडनी होती है वो पोटेशियम को बाहर करती है, और जब भी एक्यूट किडनी इंजरी होता है या रीनल फेल्योर होता है, रीनल इनसफिशियंसी होता है, तो पोटेशियम जो होता है किडनी के थ्रू क्या बाहर नहीं जा पाता है, और ये क्या होने लगता है, इसका ब्लड में, ठीक है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है। ये मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर कोई इंसुलिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे आप लोग टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, जो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज का क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से पैंक्रियाज है वो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर पाता है। और जब इंसुलिन का सेक्रेशंस नहीं होगा, तो मैं अभी आप लोगों को बताया है कि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू। तो जब पोटेशियम इंट्रासेलुलर सेल के अंदर नहीं शिफ्ट हो जाएगा तो कहाँ रह जाएगा, ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या डेवलप होगा, हाइपरकैलेमिया। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं
जैसे एस इनहिबिटर या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग का क्या मतलब होता है? मतलब कि पोटेशियम को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। जैसे एक ये डायूरेटिक है, कौन सा? स्पाइरेनोलैक्टोन। स्पाइरेनोलैक्टोन ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ये यूरिन को बाहर तो करता है, लेकिन इसके साथ में पोटेशियम को बाहर नहीं करता है, पोटेशियम को होल्ड करके रखता है। अगर मान लीजिए कि कोई किडनी इंजरी का पेशेंट है और आप लोग डाइटरी सोर्सेज के थ्रू पोटेशियम दे रहे हैं, मतलब कि डाइट से पोटेशियम, जो भी पोटेशियम एब्जॉर्ब होकर के आ रहा है और वो किडनी बाहर करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने क्या दे दिया? स्पाइरेनोलैक्टोन। स्पाइरेनोलैक्टोन क्या करेगा? पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या डेवलप होगा? हाइपरकैलेमिया। इसके अलावा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक करते हैं तो हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारी किडनी वेल फंक्शनड है। ये तब प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक की वजह से, जब हमारा रीनल सिस्टम खराब होता है, रीनल फेल्योर होता है या किडनी इंजरी होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता, अभी मैं बताया कि सेल्स, जब भी सेल्स डैमेज होती हैं, ठीक है, और सेल्स क्या होती है? बैग्स ऑफ पोटेशियम। बैग्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है इंट्रासेलुलरली, ठीक। जैसे क्रश इंजरी, अगर कोई क्रश इंजरी हो गया, क्रश इंजरी हो गया जिसमें बहुत सारे पोटेशियम्स क्या हो गए? रिलीज होंगे सेल से, इसके वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप होगा। या ट्यूमर लाइसिस फैक्टर, ठीक है, ट्यूमर अगर कोई हो गया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, अगर कोई ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, ट्यूमर अगर आउटबस्ट कर रही है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में पोटेशियम रिलीज होगा सेल से और हाइपरकैलेमिया डेवलप होगा। इसके अलावा बर्न्स, ठीक है, बर्न इंजरी, ठीक है, बर्न्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पोटेशियम रिलीज होता है सेल से। इसके अलावा रैप्डोमायोलाइसिस, रैप्डोमायोलाइसिस, ठीक है, रैप्डोमायोलाइसिस क्या आता है? ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। अगर कोई ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स अगर कोई हो गया तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो सेल से अंदर पोटेशियम रिलीज होगा और ब्लड में जाएगा, जिसके वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज है आप लोगों को याद रख रहा है कि क्या है? रीनल फेल्योर, एक्यूट किडनी इंजरी। इसके अलावा एसिडोसिस, ठीक है, क्या? एसिडोसिस, जब भी हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन हमारे सेल के अंदर शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, और ये जब शिफ्ट होता है तो पोटेशियम को क्या करता है? बाहर करता है, मतलब कि ब्लड में भेजता है, जिसके वजह से भी क्या होता है? हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है। तो ये था कॉजेज हाइपरकैलेमिया का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊँ। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। देखिए, हाइपरकैलेमिया का जो साइन सिम्टम्स है बहुत ही कम है, ठीक है, वेरी फ्यू, बहुत ही कम है और नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ हाइपरकैलेमिया में ही होगा, ये अदर कंडीशंस में भी हो सकता है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। और जो नॉन स्पेसिफिक है उनमें से क्या क्या हो सकता है? फीलिंग टायर्ड, ठीक है, टायर्ड फीलिंग हो सकता है पेशेंट को जब हाइपरकैलेमिया होगा। नंबनेस हो सकता है, या वीकनेस हो सकता है, ठीक है, वीकनेस हो सकता है, या पाल्पिटेशंस हो सकता है, पाल्पिटेशन होगा, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब इतना डेंजरस है
तो इसमें साइन सिम्टम्स, हाँ बिल्कुल साइन सिम्टम्स बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई डिजीज कंडीशन लेकर के पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो क्या करते हैं, जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है, और आप लोगों को पता है शायद अगर हॉस्पिटल में आप लोग वर्क कर रहे होंगे तो जब भी पेशेंट आता है तो इमरजेंसी में उसको ईसीजी, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में ईसीजी भी करवाते हैं। और ये ईसीजी जो चेंजेस है उसके बेसिस पे क्या हम लोग देखते हैं, हाइपरकैलेमिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ईसीजी चेंजेज होगा। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में क्या क्या ईसीजी चेंजेज होगा, ईसीजी फाइंडिंग क्या होगा। से पहले टाल पी वेव, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये है, ये पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव। हाइपरकैलेमिया में क्या होगा कि जो पीक टी वेव होगा, टाल टी वेव होगा, ये हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये टाल टी वेव होगा। ठीक है, जो टी वेव होगा वो इस पीक, वो बिल्कुल स्पाइक की तरह होगा। ठीक है, पी वेव जो स्पाइक की तरह होगा, यह पिक्ड टी वेव होगा। इसके अलावा जैसे जैसे टी वेव बढ़ता है, जैसे जैसे टी वेव टाल होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या होने लगता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होने लगता है। तो दूसरा जो फीचर होता है, क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये इधर खींचता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इतना ज़्यादा खिंच जाएगा कि यहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा, पी वेव तक। ठीक है, तो पी वेव क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, पी वेव क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, पी वेव जब डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ पी वेव। ठीक है, तो मतलब समझिए कि और एक कंडीशन क्या हो गई है, वर्स हो गई है, जिसके वजह से क्या डेवलप होगा, वेंटिकुलर एरिदमियाज, वेंटिकुलर एरिदमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनसोइडल एरिदमियाज। और जब ऐसी कंडीशन पहुंच जाएगी, जब वेंटिकुलर एरिदमिया होने लगे है, तो आप लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट में तुरंत, मतलब कि पेशेंट को अर्जेंट ज़रूरत है मैनेजमेंट की। वेंटिकुलर एरिदमिया हो गया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है हार्ट, क्या करेंगे उस कंडीशन में, पोटेशियम का करेक्शन करेंगे, इंसुलिन देंगे, नो इंसुलिन नहीं देना है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे वो देंगे इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, ठीक है, आईवी ओवर 20 to 30 मिनट। जब कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो ये क्या करेगा, मायोकार्डियल जो मेम्ब्रेन है उनको स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम को करेक्ट करेंगे। ठीक है, गॉट इट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाइपरकैलेमिया में क्या क्या देखेगा, पीक टी वेव दिखेगा। ठीक है, पीक टी वेव दिखेगा, उसके बाद वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, और इतना जब ये वाइडनिंग हो जाएगा तो पी वेव भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और वेंटिकुलर डिसएरिथमिया या एरिथमिया डेवलप हो जाएगा, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो सकता है पेशेंट का। इसलिए कभी भी हम लोग जो पोटेशियम जो देते हैं, याद रखिएगा हमेशा, कभी भी पोटेशियम क्लोराइड KCl जो आता है इंजेक्टेबल फॉर्म में जो आता है, उसको हम लोग IV बोलस नहीं देते हैं, IV फ्लूइड में देते हैं, नहीं तो वो सडन क्या करेगा, ब्लड में हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा और एरिथमिया डेवलप होगा, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, आप लोग के माइंड में एक सवाल होगा कि सर सीरम पोटेशियम लेवल, ठीक है, सीरम पोटेशियम लेवल भी तो करा सकते हैं।
ईसीजी के बेसिस पे ही क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम लोग सीरम पोटेशियम लेवल देख लेंगे और इसमें कितना है बिल्कुल एग्जैक्ट देख लेंगे, 6.5 है या 7 है, जितना भी है। हाँ, लेकिन सीरम पोटेशियम भेजेंगे, लैब में जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस आने में, तब तक तो पता चला कि पेशेंट एक्सपायर हो गया। नहीं, इंस्टेंट जैसे ही ईसीजी चेंजेस देखेंगे उसके बाद तुरंत ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सीरम पोटेशियम लेवल तो बाद की बात है, तब तक पता चला यहाँ काम खलास हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि हाइपर कैलेमिया कैसे मैनेज करेंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पोटेशियम को करेक्ट करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो सेल होती है, जब भी हम लोग डाइटरी सोर्सेस के थ्रू क्या लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं या कोई भी डाइट लेते हैं, तो पोस्ट प्रेंडियली मतलब खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और जो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रिलीज करती है। और इंसुलिन जब रिलीज करती है तो ये किसको किसको भेजता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स या अदर भी न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा पोटेशियम को। ठीक है, पोटेशियम को जो भेजता है इंसुलिन, और किसको एक्टिवेट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को, जिसके वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम है सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है ट्रांजिएंटली, और तो ब्लड में क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि जो इंसुलिन है ग्लूकोज को भी भेज रहा है। जब ग्लूकोज को भेज रहा है सेल के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी डाउन होगा, मतलब क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हम लोग इंसुलिन तो दे दिए, पोटेशियम भी कम हो गया, लेकिन क्या डेवलप हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। मतलब पेशेंट में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ब्लड में क्या हो गई, कम हो गई। इसके वजह से हम लोग इंसुलिन के साथ साथ क्या देते हैं, ग्लूकोज इन्फ्यूजन देते हैं। क्या देते हैं, 25% डेक्सट्रोज। ठीक है, कितना देते हैं, 10 यूनिट, जनरली 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन के साथ। ठीक है, 25% डेक्सट्रोज 100 ml 25% डेक्सट्रोज में क्या डालते हैं, 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन डाल करके ओवर 20 to 30 मिनट्स में। ठीक है, क्या देते हैं, चलाते हैं, जिसके वजह से हाइपर कैलेमिया का हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा क्या देते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें क्या आता है, साल्ब्यूटामॉल। यह क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन भी क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से जो पोटेशियम होता है सेल के अंदर क्या होता है, शिफ्ट होता है, जिसके वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में क्या होता है, रेगुलेट होता है। जो साल्ब्यूटामॉल है कैसे हम लोग देखते हैं, नेबुलाइजेशन के थ्रू, इसका रेस्प्यूल्स आता है। ठीक है, और इसको इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं। ये है मॉडरेट। ठीक है, ये भी जो मैं बताया वो मॉडरेट के लिए, ये मॉडरेट हाइपर कैलेमिया के लिए है। और अगर मान लीजिए कि माइल्ड अगर हाइपर कैलेमिया है तो क्या करते हैं, पोटेशियम बाइंडर देते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम बाइंडर। पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट एक ड्रग है। ये पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट क्या करता है कि ये स्टमक में जाने के बाद, जीआईटी में जाने के बाद जितने भी पोटेशियम से उनको उनसे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देता है। और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये फिर ब्लड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये ब्लड में नहीं जा पाएंगे। ब्लड में नहीं जाएंगे
तो पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा नहीं और ये क्या हो जाएंगे, जीआईटी के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर चला जाएगा। ओरली देते हैं या फिर पर रेक्टली, ठीक है। माइल्ड में देंगे हम लोग पोटेशियम बाइंडर, मॉडरेट में देंगे इंसुलिन और ग्लूकोज का इन्फ्यूजन, ठीक है, मॉडरेट में, ठीक है। इसके अलावा क्या देते हैं, पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। पोटेशियम डायूरेटिक्स में क्या है, लूप डायूरेटिक्स, क्या है, लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। फ्रूसेमाइड या थियाजाइड्स, ठीक है, थियाजाइड्स या क्लोरथियाडाइड्स। यह क्या करता है, किडनी से पोटेशियम को यूरिन के साथ में क्या कर देता है, बाहर कर देता है। लेकिन याद रखिए, जब भी पोटेशियम को बाहर करता है यूरिन के थ्रू, मतलब कि एक्स्ट्रा जो हमारे बॉडी में जो वाटर है उसका क्या कर देता है, एक्सक्रेशन कर देता है, जिसके वजह से रिस्क रहेगा किस चीज़ का डेवलप होने का, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी ये फ्रूसेमाइड चलेगा तो साथ में क्या देना है, आईवी फ्लूइड, ठीक है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये भी काम नहीं कर रहा है, आप लोगों ने जब भी सीवियर कंडीशन है, आप लोगों ने क्या किया, कैल्शियम ग्लूकोनेट सबसे पहले दिया, उसके बाद पोटेशियम करेक्ट किया, इंसुलिन के साथ में इंसुलिन और डेक्सट्रोज के साथ में पोटेशियम बाइंडर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया और पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है। मतलब कि क्या है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया। अगर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया है तो उस टाइम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हीमोडायलिसिस। क्या होगा, हीमोडायलिसिस। तो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया होगा। और ऐसा होने का तब रिस्क है जब हमारा क्या होगा, रीनल इंसफिशियंसी या रीनल फेल्योर होगा, ठीक है, रीनल फेल्योर होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं और पोटेशियम को क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग को पता चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे डालेंगे, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर पे डालेंगे और उसको क्या देखेंगे, ईसीजी चेंजेस, ठीक है, ईसीजी पैटर्न। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सीरम पोटेशियम लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन से वो देना है। लेकिन अगर कोई पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स चल रहा है उस कंडीशन में क्या ज़रूरी हो जाता है, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, ठीक है, कि कहीं पेशेंट डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा। इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग। और पेशेंट को एजुकेट करना है कि पोटेशियम लो, ठीक है, लो पोटेशियम डाइट लेना है, ठीक है, या पोटेशियम फ्री डाइट देना है, पोटेशियम लो डाइट देना है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि रीनल पेशेंट में पोटेशियम लो डाइट क्यों देते हैं। पोटेशियम लो डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि जो किडनी होती है, किडनी पोटेशियम को, जो भी हम लोग डाइटरी सोर्सेज के थ्रू पोटेशियम लेते हैं उसको 90% पोटेशियम जो होता है शरीर से बाहर करती है। और जब रीनल इनसफिशियंसी होती है तो पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए हम लोग पोटेशियम नहीं देते हैं। क्योंकि जब भी पोटेशियम रिच डाइट देंगे तो क्या होगा, हमारे ब्लड में हाइपरकैलेमिया डेवलप करवाएगा, जिसके वजह से कार्डियक एरिदमिया होगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी आईवी फ्लूइड नहीं देना है, कोई भी ऐसा आईवी फ्लूइड नहीं देना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा प्रेजेंट हो। ऐसा कौन सा फ्लूइड आता है जनरली जिसमें पोटेशियम होता है, वो होता है रिंगर लैक्टेट, ठीक है, आरएल, रिंगर लैक्टेट। तो भूल करके भी कि रीनल पेशेंट में जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है उनमें आरएल नहीं देना है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर हाइपरकैलेमिया के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।